हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज ये यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश की 8वीं क्लास है। इस क्लास के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का सवाल नंबर एक। सवाल नंबर एक ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए है आपका कलेक्टर, ऑप्शन बी है आपका प्रधान, ऑप्शन सी है आपका एसडीओ और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए कलेक्टर। ऑप्शन ए का राइट आंसर कलेक्टर होता है दोस्तों। कलेक्टर जिले का राजस्व अधिकारी होता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर दो की तरफ। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका फैजाबाद, ऑप्शन बी है आपका लखनऊ, ऑप्शन सी है दोस्तों शिमला और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर दो के लिए आप सभी का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी शिमला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में स्थित है। अगर बात की जाए शिमला किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं सवाल नंबर तीन की तरफ। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है आपका घट जाता है, ऑप्शन सी है आपका पहले कम होता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसका जो घनत्व है वो ऑप्शन ए बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर, बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए कि दूध से क्रीम को अलग करने में कौन सा बल लगाया जाता है, क्रीम को अलग करने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए अपकेंद्रीय बल। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर चार की तरफ। पीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बात की जा रही है पीली क्रांति की। ऑप्शन ए है आपका दूध उत्पादन से, ऑप्शन बी है आपका तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन सी है आपका खाद्य उत्पादन से और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध पूछा गया, आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए, तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। बढ़ते हैं सवाल नंबर पांच की तरफ। लहसुन की तीव्र गंध का निम्नलिखित में से क्या कारण है? बात की जा रही है कि लहसुन में जो गंध आती है उसका क्या कारण है। ऑप्शन ए है आपका क्लोरो यौगिक, ऑप्शन बी है दोस्तों अम्लीय यौगिक, ऑप्शन सी है सल्फर यौगिक और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो जो लहसुन में गंध आती है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, सल्फर यौगिक के कारण आती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, सल्फर यौगिक के कारण लहसुन के अंदर गंध आती है। बढ़ते हैं सवाल नंबर छह की तरफ। भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है आपका सीतापुर, ऑप्शन बी है आपका जींद, ऑप्शन सी है आपका चेन्नई और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। चेन्नई में पशु कल्याण बोर्ड का जो मुख्यालय था वो चेन्नई में था, लेकिन वर्ष 2018 में इसको स्थानांतरित कर दिया है। अगर पूछा जाए कि इसको स्थानांतरित कब किया गया है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए वर्ष 2018 में। कहां पे करा गया है? हरियाणा के अंदर करा गया है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में किस जगह पे करा गया है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए बल्लभगढ़। इस समय वर्तमान समय में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय हरियाणा के अंदर बल्लभगढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर सात की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता होता है? बात की जा रही है कि इनमें से कौन जमीनी कर्ता धर्ता है ग्रामीण क्षेत्र का। ऑप्शन ए है आपका कानूनगो, ऑप्शन बी है आपका तहसीलदार, ऑप्शन सी है लेखपाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सवाल नंबर सात के लिए एकदम सही जवाब रहेगा, लेखपाल। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। जमीनी कर्ता धर्ता कौन होता है? लेखपाल। बढ़ते हैं सवाल नंबर आठ की तरफ। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश भाग पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश भाग पर पाई जाती है? ऑप्शन ए है आपका लाल और काली मिट्टी का मिश्रण, ऑप्शन बी है आपका जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन सी है दोस्तों बलुई मिट्टी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा सवाल नंबर आठ के लिए, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर पूछा जाए जलोढ़ मिट्टी किस किस फसल के लिए लाभकारी होती है, तो दोस्तों गेहूं के लिए, चावल के लिए, गन्ना के लिए, दलहन के लिए और तिलहन के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। बढ़ते हैं सवाल नंबर नौ की तरफ। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है?
ऑप्शन ए है आपका देवरिया और गोरखपुर, ऑप्शन बी है आपका सहारनपुर और गोरखपुर, ऑप्शन सी है आपका मथुरा और अलीगढ़, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर सवाल नंबर 9 के लिए ऑप्शन ए आना चाहिए, देवरिया और गोरखपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए पटसन की, तो दोस्तों ये एक रेशेदार फसल है, ये तराई के क्षेत्र में उगाई जाती है। अगर बात की जा रही है कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों जूट की बोरी बनाने में, खिलौने बनाने में, रस्सी बनाने में और सजावटी सामान बनाने में पटसन का प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए दोस्तों गोरखपुर की, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर पूछ जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव करने होंगे? ऑप्शन ए है आपका 3 माह, ऑप्शन बी है आपका 6 माह, ऑप्शन सी है आपका 1 वर्ष, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का ऑप्शन बी एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी 6 माह के अंदर चुनाव करना पड़ेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। वर्ष 2018 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? बात की जा रही है जनसंख्या घनत्व की। ऑप्शन ए है आपका 829, ऑप्शन बी है आपका 920, ऑप्शन सी है दोस्तों 382, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए 829। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 829। अगर बात की जाए दोस्तों कि पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का, तो ऑप्शन सी एकदम आपका सही जवाब रहेगा 382। पूरे भारत का पूछा जाए तो 382, अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है तो 829 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 12 की तरफ। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? बात की जा रही है क्षेत्रफल की दृष्टि की। ऑप्शन ए है आपका पहला, ऑप्शन बी है आपका तीसरा, ऑप्शन सी है आपका चौथा, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का सवाल नंबर 12 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, चौथा ही स्थान है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में चौथा स्थान है। अगर बात की जाए पहला स्थान किसका है, तो दोस्तों आप सभी का आंसर आना चाहिए राजस्थान। अगर पूछा जाए कि दूसरा स्थान किसका है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश आपका आंसर आना चाहिए, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। अगर पूछा जाए कि तीसरा स्थान किसका है, तो दोस्तों तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तीसरा स्थान किसका है, महाराष्ट्र का, और चौथा अपने उत्तर प्रदेश का है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? बात की जा रही है रेल इंजन की। ऑप्शन ए है आपका अलीगढ़ क्षेत्र में, ऑप्शन बी है आपका मुगलसराय क्षेत्र में, ऑप्शन सी है दोस्तों कानपुर क्षेत्र में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का सवाल नंबर 13 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, मुगलसराय क्षेत्र में। मुगलसराय क्षेत्र में रेल इंजन संयंत्र स्थित है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। उत्तर प्रदेश में राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बात की जा रही है राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम की। ऑप्शन ए है आपका 1952, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है आपका 1945, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा सवाल नंबर 14 के लिए 1945। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1945 में राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। ग्राम पंचायत में महिलाओं के कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? बात की जा रही है महिलाओं के कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। ऑप्शन ए है आपका 20%, ऑप्शन बी है आपका 40%, और ऑप्शन सी है आपका 33%, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 15 के लिए आप सभी का आंसर ऑप्शन सी एकदम सही रहेगा 33%। ऑप्शन सी द राइट आंसर 33%। लेकिन दोस्तों कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे महिलाओं का जो प्रतिशत है ये 50% है, और 50% होने की बात चल रही है कि संपूर्ण भारत में महिलाओं का आरक्षण कितना होना चाहिए, 50%। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे ये अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन संपूर्ण भारत में अभी अप्लाई नहीं हुआ है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका कथक, ऑप्शन बी है आपका घूमर, ऑप्शन सी है आपका भरतनाट्यम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसका उद्भव हुआ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कथक का। ऑप्शन ए कथक का उद्भव कहां पे हुआ है? उत्तर प्रदेश में। अगर बात की जाए घूमर की, तो घूमर कहां से है संबंधित? राजस्थान से।
अगर दोस्तों बात की जाए भारतनाट्यम की, तो भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? ऑप्शन ए है आपका अलीगढ़, ऑप्शन बी है आपका आजमगढ़, ऑप्शन सी है मिर्जापुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन सी मिर्जापुर आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। मिर्जापुर को उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 18 की तरफ। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की फसलें सर्वाधिक है? बात क्या की जा रही है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें? बात की जा रही है मिलों की। कौन सी मिलें सर्वाधिक हैं? ऑप्शन ए है आपका चावल की, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी है चीनी की मिलें, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें सर्वाधिक। ऑप्शन सी द राइट आंसर। चीनी की मिलें सर्वाधिक हैं। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 19 की तरफ। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या क्या है? बात की जा रही है दोस्तों राज्यसभा की। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए है आपका 31, ऑप्शन बी है दोस्तों आपका 52, ऑप्शन सी है दोस्तों 40 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या ऑप्शन ए 31 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 80। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने जिले हैं, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए 75। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए 18 मंडल हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 20 की तरफ। तहसील स्तर पर पंचायती निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर पंचायती निकायों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका पंचायत समिति, ऑप्शन बी है आपका ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी है दोस्तों ग्राम सभा, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए पंचायत समिति कहा जाता है तहसील स्तर पे। ऑप्शन ए द राइट आंसर। पंचायत समिति कहा जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बात की जा रही है उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय की। ऑप्शन ए है आपका झांसी, ऑप्शन बी है आपका इलाहाबाद, ऑप्शन सी है गाजियाबाद, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। भारत में स्थित किस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है? भारत में स्थित किस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है? ऑप्शन ए है आपका कुशीनगर, ऑप्शन बी है आपका आगरा, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा शहर है जिसको सबसे पुराना शहर माना जाता है? ऑप्शन सी वाराणसी को सबसे पुराना शहर माना जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर वाराणसी। आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। वाराणसी को सबसे पुराना शहर माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 23 की तरफ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? बात की जा रही है व्यावसायिक फसल की। तो ऑप्शन ए है आपका गेहूं, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर व्यावसायिक फसल की बात की जा रही है तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर गन्ना। उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक फसल कौन सी है? गन्ना। अगर बात की जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है, अगर बोने की बात करी जाए कि किस फसल को सर्वाधिक क्षेत्र में सर्वाधिक एरिया में बोया जाता है, तो कौन सी फसल रहेगी? आप सभी का आंसर आना चाहिए गेहूं। गेहूं को उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एरिया में बोया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 24 की तरफ। चमड़े की वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका आगरा और कानपुर, ऑप्शन बी है आपका जौनपुर और रामनगर, ऑप्शन सी है दोस्तों आपका मुरादाबाद और लखनऊ, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 के लिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। आगरा और कानपुर। आगरा और कानपुर को चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 25 की तरफ। सवाल नंबर 25 ये वीडियो का आखिरी सवाल है दोस्तों। ये इस वीडियो का अंतिम और आखिरी सवाल है। सवाल क्या है? केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? बात की जा रही है उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है। ऑप्शन ए है आपका स्वच्छ ईंधन स्वच्छ जीवन, ऑप्शन बी है आपका दोस्तों स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ऑप्शन सी है दोस्तों स्वच्छ ईंधन स्वच्छ भारत, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सवाल नंबर 25 के लिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन।
ये उज्ज्वला योजना की टैगलाइन है। तो दोस्तों इस वीडियो में 25 क्वेश्चन लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे दोस्तों। ये यूपी ट्रिपल एससी और यूपी लेखपाल की जो पहली भर्ती हुई है उसमें आए हुए क्वेश्चन है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार इन सभी को आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। आप जिस भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों प्लीज उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों हाँ, मैं आपको बता दूं, मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास बहुत जल्द आपके और हमारे एएस ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत जल्द आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी। टॉपिक वाइज ये सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, तो आप जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।